हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोथ your board exams as well as your competitive exams like HTET, UGC NET and DSSB etc. So I have tried कि इन सभी प्रिंसिपल्स को मैं इन वीडियोस में डिटेल में करा सकूँ ताकि आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए और किसी भी तरीके से, चाहे ये बोर्ड एग्जाम में आपके डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके जो कंसेप्ट से क्वेश्चंस लिए जाते हैं 1 मार्क्स के, वो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहले देखिए कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। आपके प्रिंसिपल्स कुछ ऐसी स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं जो आपके मैनेजर को गाइड करती हैं उसके कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। देखिए, जब भी एक मैनेजर के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए उसे कुछ गाइडलाइंस दी जाती है। वो गाइडलाइंस आपकी क्या होती है? प्रिंसिपल्स, जिनको फॉलो करके वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये प्रिंसिपल्स कैसे बने। सिंपली प्रिंसिपल्स आपके कैसे बने, सबसे पहले क्या हुआ, एक मैनेजर के सामने क्या ये कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई, के सामने क्या हुई, एक प्रॉब्लम अराइज हुई। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजर ने क्या किया, डिफरेंट टाइप के क्या किए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक, उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की। फिर उनसे जो रिजल्ट निकल के आया उस रिजल्ट को उसने अप्लाई किया। ठीक, जो उनसे रिजल्ट निकल के आया और उसको अप्लाई किया, उससे जो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो फिर उस एक स्टेटमेंट को देखो, उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला अप्लाई किया जिससे वो प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो आगे उन्होंने क्या किया, उसे एक प्रिंसिपल का रूप दे दिया। क्या किया, उसे प्रिंसिपल का नाम दे दिया कि अब आगे अगर इन फ्यूचर में कुछ उसी वैसे ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आती है एक मैनेजर के सामने, तो वो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये प्रिंसिपल्स देख लिए कि क्या होते हैं, आपके यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। मीन्स आप इसे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस में भी और अपनी नॉन बिजनेस टर्म्स में भी आप इसे अप्लाई करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, आपके जो आपकी नेचुरल साइंस होती है उसकी तरह हार्ड एंड फास्ट नहीं होते। ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। कई बार क्या होता है, एक प्रिंसिपल एक सिचुएशन में काम करता है, वो तो जरूरी नहीं कि वो दूसरी सिचुएशन में भी काम करती है। ये क्या होते हैं, आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये थोड़े चेंज हो सकते हैं। चलिए, ये तो था आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारा टॉपिक है कि डिटेल में हमें करना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने आपके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। कौन से प्रिंसिपल्स? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल। तो उससे पहले देखते हैं हम हेनरी फ्योल के बारे में, क्योंकि आजकल एग्जाम में इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो हेनरी फ्योल कौन थे? हेनरी फ्योल एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, किसमें, आपकी फ्रांस की एक कंपनी में। और उन्होंने अपना उनको क्या कहा जाता था, आपका फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक, उनको फादर, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, आपका हेनरी फ्योल को। और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसे कहा जाता है, आपका FW टेलर को। किसे? FW टेलर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर हेनरी फ्योल और साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है उसके फादर आपके FW टेलर थे। तो हेनरी फ्योल ने अपना कैरियर कैसे शुरू किया था? 1860 में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था, किसमें? एक फ्रेंच कंपनी में एज ए जूनियर इंजीनियर। और 1888 तक विद इन ए ड्यूरेशन ऑफ 28 ईयर्स वो क्या हो गए थे, उसी कंपनी के CEO बन गए थे। ठीक, और जब इन्होंने 1860 में ये कंपनी ज्वाइन की थी, उस टाइम कंपनी की हालत बहुत क्या थी, खराब थी, बैड सिचुएशन, और वो बैंकरप्सी की कंडीशन पे थी। मीन्स बैंक इस एबल भी नहीं था, वो कंपनी इस एबल भी नहीं थी कि वो अपने डेट्स को पे कर सके। लेकिन इन्होंने अपनी
मैनेजमेंट स्किल से क्या किया उस कंपनी को कि उस कंडीशन में सुधार किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने इस कंपनी को एक प्रोस्पेरस कंपनी में चेंज कर दिया। तो ये सब था आपका हेनरी फ्योल के बारे में। हम देखते हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने क्या किए थे, डेवलप किए थे। ठीक, ये आपके हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से, आपका फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क, authority and responsibility, unity of command, priority to general interest over individual interest, effective centralization, equity, initiative, esprit de corps, discipline, unity of direction, fair remuneration, order, stability in the tenures or personal and scalar chain. These are the 14 principles, और अब हम इन सभी को वन बाय वन डिटेल में करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल आपका क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए ये प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि आपका, अब पहले सिंपली क्या होता था, देखिए कंपनी में आपकी एक काम को एक पर्सन एक पूरा काम क्या करता था, परफॉर्म करता था। जैसे मान लीजिए क्या होता है, आपको एक चेयर बनानी है, तो पहले क्या किया जाता था कि एक पर्सन एक चेयर बनाएगा, फिर दूसरा पर्सन दूसरी चेयर। लेकिन ये जो आपका प्रिंसिपल है क्या, डिवीजन ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है कि आप अपने कंप्लीट काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए ये एक आपका पूरा काम है, तो आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और हर एक काम को एक पर्सन को करने के लिए दे दीजिए, जो पर्सन जिसका उस काम में इंटरेस्ट है और उसकी स्किल्स है, उसको वो काम दे दीजिए। और वो अब एक ही काम को बार बार रिपीट करेगा, तो उसमें उसकी क्या हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, वो उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी बनेगी और आपकी कॉस्ट भी एफिशिएंटली मैनेज हो जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं आप, स्पेशलाइजेशन। ठीक, देखिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपको क्या करना है, एक लेक्चर स्टैंड बनाना है। क्या करना है आपको, एक लेक्चर स्टैंड तैयार करना है। तो या तो आप क्या कीजिए, एक डिफरेंट पर्सन्स कंप्लीट लेक्चर स्टैंड बनाएंगे, या फिर आपको जो डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि लेक्चर स्टैंड को बनाने में 4 डिफरेंट अलग अलग में कर दीजिए। एक क्या करेगा, उस स्टैंड की लेग्स जो है वो तैयार करेगा, एक उनको सभी पार्ट्स को असेंबल करेगा, ठीक है, मीन्स जोड़ेगा, एक फिर उसके ऊपर क्या करेगा, पॉलिश करेगा, और ऐसे ही एक बाकी और कोई काम जैसे उसका अपर पार्ट तैयार करेगा। ठीक है, अब एक पर्सन है, आपको टोटल मान लीजिए 20 लेक्चर स्टैंड बनाने थे, तब एक पर्सन सिर्फ 20 लेक्चर स्टैंड्स के क्या करेगा, सिर्फ लेग्स प्रिपेयर करेगा, उसकी जो स्टैंड होते हैं वो तैयार करेगा, और एक ही पर्सन फिर उन सभी पार्ट्स को जोड़ेगा। तो वो क्या होंगे, वो सभी पर्सन अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, और वो दुगनी स्पीड से और क्या करेंगे, उसको अच्छी क्वालिटी का उस प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। तो ये होता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल टेल्स अस दैट एज फार एज पॉसिबल द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। क्या करो, आप पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइन ओनली 1 पार्ट ऑफ दैट वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टेस्ट। क्या करो, फिर आप उस काम का सिर्फ एक हिस्सा एक पर्सन को दे दो, जिसमें उस पर्सन का क्या है, इंटरेस्ट भी है और उसको एबिलिटी भी है, मीन्स वो काम करना भी आता है, रदर देन गिविंग द होल वर्क टू 1 पर्सन, इसके बजाय कि पूरा एक काम एक पर्सन को दिया जाए। When a particular individual perform the same job repeatedly, जब एक पर्सन एक ही काम को बार बार करेगा, तो वो उस काम में क्या बन जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा। उस पर्टिकुलर होल वर्क की जो एक पर्टिकुलर पार्ट है उसको करने में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा, और उस जिसकी वजह से हमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट रिसीव होंगे। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम्स में 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो आपका स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट है वो किस प्रिंसिपल के अंडर मिलता है आपको, तो वो कहाँ मिलता है आपको, डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल के अंडर मिलता है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखिए सेकंड प्रिंसिपल पे आते हैं। सेकंड प्रिंसिपल आपका क्या कहता है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको क्या कहा जाता है कि अगर किसी सबऑर्डिनेट को अगर आप किसी अपने एम्प्लॉय को कोई काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तो आप उस काम को परफॉर्म करने के लिए उसे उससे रिलेटेड कुछ अथॉरिटी भी साथ में दो, ताकि जिससे वो अपने काम को क्या कर सके, परफेक्टली परफॉर्म कर सके। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। मीन्स साथ साथ जितनी आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जितनी अथॉरिटी की उसे जरूरत है आप उसे वो अथॉरिटी भी दीजिए। इट मीन्स दैट व्हेन ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन ए पर्टिकुलर वर्क ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन ही इज गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी। जब उसे क्या की जाएगी, उसकी सफिशिएंट अथॉरिटी भी दी जाएगी, तभी वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर पाएगा, डिस्चार्ज कर पाएगा। देखिए अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि क्या हुआ कि कंपनी के सीईओ ने टारगेट बना दिया कि इस साल है ना हमें सेल्स डबल करनी है, अपनी सेल्स को क्या करना है, हमें डबल करना है। लेकिन जब तक हम सेल्स मैनेजर को ये अधिकार नहीं देंगे कि वो सेल्स डबल करनी है तो उसे रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, लेबर भी ज़्यादा चाहिए, उसकी कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, तो हमें उसके सभी के राइट्स उसे देने पड़ेंगे। और अगर इन केस अगर वो राइट्स हम किसको, मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को नहीं देते तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, टाइम पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जरूरी होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमें उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी हमें बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। अगर कम दी तो वो टाइम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएगा, और अगर ज़्यादा दे दी तो वो उसके गलत फायदे उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। देखिए अब डिसिप्लिन क्या कहता है, डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूल्स। मीन्स आपकी कंपनी में जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जाए, कंपनी में एक डिसिप्लिन हो, अपने जो आपके मैनेजर्स है, आपके क्या हैं जो सुपीरियर्स हैं, उनके ऑर्डर फॉलो किए जाए, अथॉरिटीज़ के जो आपके ऑब्जर्वर्स हैं उनके ऑर्डर्स फॉलो किए जाए, और जो रूल्स हैं आपकी कंपनी में उनको एक प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। डिसिप्लिन्स कैन बी एस्टेब्लिश बाय प्रोवाइडिंग गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल्स। आप क्या कह रहे हैं कि डिसिप्लिन आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं अपने में, उस गुड सुपरविजन के द्वारा। अगर आप प्रॉपर नज़र रखते हैं, प्रॉपर सुपरवाइज करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो आप डिसिप्लिन अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में रख सकते हैं। एंड बाय क्लियर एक्सप्लेनिंग द रूल, और अपने कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को क्लियरली अपने ऑफिस के रूल्स बताएं। एंड इम्प्लीमेंट ए सिस्टम ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, और एक प्रॉपर रिवार्ड और पनिशमेंट का सिस्टम एस्टेब्लिश करके। देखिए एग्जाम्पल लिखें, इफ ए सेल्स मैनेजर हैज़ द अथॉरिटी टू डू बिजनेस ऑन क्रेडिट। ठीक है, एक सेल्स मैनेजर को हमने क्या की, एक अथॉरिटी दे दी कि आप बिजनेस क्रेडिट पर कर सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर सेल्स मैनेजर क्या करता है, आम पब्लिक को वो क्रेडिट फैसिलिटी देने की बजाय सिर्फ अपने रिलेटिव्स को क्या कर रहा है, वो रिलेटिव्स को अपनी वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या अपने फ्रेंड्स को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वो अपनी डिसिप्लिन प्रिंसिपल का क्या कर रहा होता है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा होता है, मन उसे अवॉइड कर रहा होता है, और अपनी क्या करता है, जो उसे अथॉरिटी मिली है उसका गलत फायदा उठा रहा होता है। तो कंपनी को जरूरी होता है कि अपनी अब उस कंपनी में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा जा सके। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स को, किसी भी एम्प्लॉय को जो कमांड दी जाती है, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर, जो उसे ऑर्डर दिए जाते हैं वो सिर्फ एक ही पर्सन से एक टाइम में उसे मिलने चाहिए। अगर अलग अलग पर्सन से उसे ऑर्डर मिलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके ऑर्डर को वो क्या करे, प्रेफरेंस दे, पहले किसके ऑर्डर को माने और किसका काम पहले खत्म करे। तो इस कंफ्यूजन में वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा और उससे उसकी एफिशिएंसी कम होगी और जिससे कंपनी के प्रॉफिट्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
an individual employee should receive order from only one superior at a time and that employee should be answerable only to that superior. मीन्स सिर्फ एक ही सुपीरियर से उसे एक बार में ऑर्डर मिलना चाहिए और वो सिर्फ उसी के लिए जवाबदेही होना चाहिए कि उसी के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी कि उस टाइम पीरियड के अंदर उसे उसका काम खत्म करना था. इफ देयर इज मैनी सुपीरियर्स गिविंग ऑर्डर टू द सेम एम्प्लॉय he will not be able to decide at which order is to be given priority. ठीक है कि किसके ऑर्डर को वो पहले पूरा करे. and he thus found himself in a confused situation. such a situation adversely affect the efficiency of the subordinate. ठीक है क्योंकि अब वो किसी भी काम को उसको नहीं पता कि किसका काम इम्पोर्टेंट है. अब अगर उसने एक्स का कर दिया तो वाई उस पर गुस्सा करेगा. देखिए मान लीजिए कि एक सुपीरियर है, ये आपका एक एम्प्लॉय है एक्स. ठीक, अब इसके ऊपर क्या है, इसके दो सुपीरियर्स हैं, सुपीरियर ए और सुपीरियर बी. ठीक है, सुपीरियर ए ने उसको बोल दिया, उसके जो बॉस थे बॉस ए ने बोला कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कीजिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन कीजिए. और उस बॉस बी ने बोल दिया क्या कीजिए, आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, बेस्ट क्वालिटी निकालिए. अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी कम होती है तो चलेगा लेकिन क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए. तो इसमें वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि अब दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है. अब वो उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो ए की बात माने या बी की बात माने. तो इससे वो किसी भी काम को अपने अच्छे से नहीं कर पाएगा. वो जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन भी करने की सोचेगा और फिर उससे कुछ ना कुछ क्वालिटी में कमी आएगी. या फिर अगर वो क्वालिटी पे ध्यान देगा तो प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो इसलिए इस कंफ्यूजन के सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए प्रिंसिपल बनाया गया आपका यूनिटी ऑफ कमांड. ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, आपकी एक तरह की एक्टिविटीज के लिए, आपकी एक तरह की जितनी भी एक्टिविटीज है उसके लिए सिर्फ एक प्लान होना चाहिए, वन प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए. अगर आप अलग अलग प्लान बनाएंगे एक ही तरह की एक्टिविटीज के लिए तो आपका क्या होगा, वो प्लान सक्सेसफुली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे आप. देखिए एक पर्सनल लाइफ का ही लेके चलिए, आपको क्या करना है, आपके पास अभी मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, अभी आप पढ़ रहे हैं एज ए स्टूडेंट, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं. आपके पास इंग्लिश है, हिंदी है, अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है. मान लीजिए आपके पास ये 4 सब्जेक्ट हैं. अब क्या करने हैं आपको, अपने चारों के लिए स्टडी प्लान अलग अलग बनाने हैं. अब हो सकता है इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चलती है, थोड़ी बाय रोट मेमोरी चलती है. ऐसे हिंदी में बहुत हद तक आपकी रोट मेमोरी चलती है जो आप रट्टा लगा के याद कर सकते हैं. लेकिन अकाउंट्स में क्या है, अकाउंट्स में आपको हर चीज का कंसेप्ट क्लियर करना है अच्छे से. ऐसे ही बिजनेस में आपको अंडरस्टैंडिंग भी चलती है, कुछ एरियाज में आपकी रोट लर्निंग भी चलती है. तो अब आप हर एक के लिए आपको अलग अलग प्लान बनाने कि आपको इंग्लिश की कितनी तैयारी करनी है, रोज आपको कितना टाइम देना है. हो सकता है इंग्लिश को अगर आप रोज हाफ आवर दो तो चल जाएगा, लेकिन अकाउंटेंसी को आपको मिनिमम 2 आवर्स डेली देने हैं. तो ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि एक प्लान, एक एक्टिविटी ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के लिए आप सिंगल प्लान ऑफ एक्शन बनाइए ताकि वो आप एफिशिएंटली उस काम को टाइम पर अचीव कर पाए. ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दैट देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव एंड देयर शुड बी वन मैनेजर टू कंट्रोल देम. उनको कंट्रोल करने के लिए भी सिर्फ एक मैनेजर होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर फिर हर मैनेजर क्या करेगा, अपने अपने अलग प्लान्स बनाएगा. ह्यूमंस में तो आपस में हमेशा कन्फ्लिक्ट्स होते ही हैं. तो इसलिए क्या करना चाहिए, एक ग्रुप की एक्टिविटीज के लिए एक अलग से प्लान बनाना चाहिए और उसे सिर्फ एक मैनेजर अपॉइंट कर देना चाहिए. जैसे एक आपकी ऑटोमोबाइल की कंपनी है, ठीक है, क्या कहा, आपकी एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है, वो 2 प्रोडक्ट बनाती है आपकी, एक कार बनाती है और एक स्कूटर बनाती है. तो आप इसकी एक अलग डिवीजन बना दीजिए और एक इसकी अलग डिवीजन बना दीजिए और दोनों के लिए ही क्या कर दीजिए, बिल्कुल सब एक्टिविटी इंडिविजुअल अलग अलग. इसके लिए हमने एक बॉस ए बना दिया, इसके लिए बॉस मैनेजर बी रख दिया. वो सब सारी एक्टिविटीज इसकी देखेगा अलग से और वो सारी एक्टिविटीज अलग से इसकी देखेगा. तो ये होता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ये प्रिंसिपल क्या कहता है
कि हमें क्या करना है, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के और एक जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है, एक एम्प्लॉय का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट, और जनरल इंटरेस्ट क्या होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। अब देखिए एक कंपनी में दो पार्टी मानी जाती है जनरली, एक एम्प्लॉय होता है और एक आपका क्या होता है, मैनेजर या ओनर भी बोल सकते हैं आप। ठीक, अब एम्प्लॉय को क्या है, एम्प्लॉय चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, और मैनेजर को क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो हमें क्या करना है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है, क्या करना है, एक कोऑर्डिनेशन बनाना है और प्रेफरेंस देनी है हमें किसको, जनरल इंटरेस्ट को, कि हमें प्रॉफिट, सबसे पहला क्या है, हमें प्रॉफिट इंक्रीज करने हैं। अब अगर प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो उसको हमें एम्प्लॉय को समझाना कि अगर प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो तुम्हारी सैलरी अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रेफरेंस किसे देनी है हमें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द जनरल इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अबव एवरीथिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सबसे ऊपर माना जाएगा। इसमें आपका सबसे पहली प्रेफरेंस उसको दी जाएगी। आपको पर्सनल लेवल पे बेशक लॉस हो रहा हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को अगर फायदा हो रहा है तो आप उसी को इंपॉर्टेंस देंगे। इफ वन इज आस्क्ड टू प्लेस इंडिविजुअल interest and the general interest in order to priority, definitely the general interest will be placed at the first place। means organization के ही जो organization है उसी के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक, देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखो, इफ अ मैनेजर टेक सम डिसीजंस विच हार्म हिम पर्सनली बट रिजल्ट्स इन ए ग्रेट प्रॉफिट टू द कंपनी। अगर मैनेजर को कोई ऐसा क्या लेना पड़े, डिसीजन लेना पड़े जिससे उसको खुद को कुछ हार्म हो रहा हो, लेकिन अगर कंपनी को बेनिफिट हो रहा है तो उसे वो डिसीजन लेना होगा। किसके ऊपर, चाहे उसको लॉस हो रहा है तो उसे वो लॉस बियर करके भी कंपनी की फेवर में वो इंटरेस्ट लेना होगा। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट मीन्स प्रेफरेंस देनी है हमको, किसको, जनरल इंटरेस्ट को। आज के वीडियो में हमने एक्सप्लेन किए हैं 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्लस कुछ हेनरी फ्योल्स के बारे में जरूरी बातें, जिसके बारे में एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी की कितने प्रिंसिपल्स बच गए आपके, 8 प्रिंसिपल्स। बाकी के 8 प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।